हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, आज हम जा रहे हैं अब करने 5th चैप्टर। ये लुसेंट बायोलॉजी है, उसकी सीरीज चल रही है और आज हम करेंगे वनस्पति विज्ञान। देखिए, वनस्पति विज्ञान क्या है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उसके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। डेट इज बोटनी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलाप के जो अध्ययन है उसे हम वनस्पति विज्ञान करते हैं। एकलर ने 1833 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है निम्न रूप में किया। देखिए, उसके पहले कुछ और देख लेते हैं। जैसे बोटनी तो समझ गए, अब है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसे अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, वैसे ही थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलाप के अध्ययन को हम क्या करते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब जो है ना पादपों का वर्गीकरण को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है रहा इमेज। अब देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। तो इसने कैसे किया? तो इसने क्या किया कि अपुष्पोद्भिद जिसको क्रिप्टोगैमी कहते हैं और पुष्पोविद जिसको फेनोरिगेमी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। ठीक है, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी मतलब पुष्पो। और देखिए, अपुष्पोद्भिद मतलब समझ में भी आ रहा है क्या है कि फूल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए उसके बाद अपुष्पोद्भिद में क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, अपुष्पोद्भिद में सबको समझेंगे क्या क्या है। थैलोफाइटा क्या है, फिर ब्रायोफाइटा क्या है। अब देखिए, फिर थैलोफाइटा जो है वो उसमें होता है शैवाल, कवक और जीवाणु। शैवाल, कवक और जीवाणु। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा क्या है। ठीक है, और देखिए नग्न बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी है तो ये एक बीजपत्री हो सकता है, द्विबीजपत्री हो सकता है। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखिए, अपुष्पोद्भिद पौधा क्या होता है? इस वर्ग के पौधा में पुष्प और बीज नहीं होता। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब थैलोफाइटा जो इसका वर्ग, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय यानी थैलस होता है। अर्थात थैलस का अर्थ क्या होता है? अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, उसमें सब एक ही जैसा लगेगा, उसी में पत्ती, जड़, तना सब है। इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है? संवहन उत्तक नहीं होता है। अगला है एल्गी। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और इनका शरीर जो है सुकाय सदृश होता है। मतलब शैवाल क्या होते हैं? प्रायः पर्णहरित होते हैं और संवहन उत्तक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर क्या होता है? सुकाय यानी सदृश होता है। जो शैवाल होते हैं मतलब प्रायः क्या होते हैं? पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनका शरीर बहुत ही सुकाय सदृश होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें पर्णहरित तो होता ही है, संवहन उत्तक रहित होता है। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल होगा लेकिन संवहन उत्तक नहीं होगा, यानी थैलोफाइटा में भी नहीं है। और चूँकि जब थैलोफाइटा में ही नहीं है तो थैलोफाइटा का ही तो ये टाइप है ना, शैवाल, कवक और जीवाणु।
तो इनमें संवहन उत्तक नहीं होगा। और आत्मपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद अपना भोजन बना लेते हैं, और इनका शरीर जो होता है सुकाय सदृश होता है। ठीक है, सुकाय मतलब वही हुआ। थैलस मतलब क्या हुआ कि जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभक्त नहीं है, बल्कि एक ही है। अब देखिए, अब जैसे कुछ लाभ शैवाल के बारे में भी पढ़े, तो शैवाल के बारे में लाभदायक शैवाल क्या होता है, तो भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमेनेरिया, नोस्टॉक आदि। ठीक है, पूछ देता है कि बताइए अल्बा का यूज कहाँ होता है, सरगासन का यूज कहाँ होता है, लेमेनेरिया जो टिंचर आयोडीन बनाई जाती है इससे, तो ये सब खाने में होता है। जैसे यूरोपियन कंट्री के लोग ना कुछ शैवाल को अपने खाना में सम्मिलित करते हैं, तो वो शैवाल क्या है, एग्जाम्पल में फोरफाइरा। ठीक है, फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमेनेरिया और नॉस्टक। ठीक है, भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमेनेरिया, नॉस्टक। ठीक है, फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमेनेरिया, नॉस्टक। फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमेनेरिया, नॉस्टक। आयोडीन बनाने में किसका होता है, तो लेमेनेरिया फ्यूकस एल्कोनिया। ठीक है, एक्लोनिया, लेमेनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया, लेमेनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया। ठीक है, ये सब क्या है, तो आयोडीन बनाने में इसका यूज होता है। लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया। ठीक है, आयोडीन बनाने में किसका किसका यूज होता है, तो लेमिनेरिया में का, फ्यूकस और एक्लोनिया में। देखिए, और खाद के रूप में होता है। ठीक है, उर्वरक के रूप में तो नास्टक, एनाबिना, केल्प, नास्टक, एनाबिना, केल्प, नास्टक, एनाबिना, केल्प। ठीक है, नास्टक, एनाबिना और केल्प खाद के रूप में। तो ऐसे से आप ट्रिक्स बना के याद कर सकते हैं, जैसे तो नास्टक, एनाबिना, केल्प, नास्टक, एनाबिना, केल्प। आयोडीन के रूप में तो लेमिनेरिया एक्लोनिया फ्यूकस, लेमिनोरिया एक्लोनिया फ्यूकस। और इसमें जैसे कि फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, फिर लेमिनेरिया, नॉस्टक। फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टक। अगला है औषधि बनाने में, तो क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। ठीक है, औषधि बनाने में क्या होता है कि क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक और लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक और लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि जो क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक है वो किससे, तो क्लोरेला नामक शैवाल से बनाया जाता है। और ऐसे ही जो लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। अगला है कि अनुसंधान कार्य में जैसे क्लोरेला एस्टिबुलेरिया और बेलोनिया। ठीक है, कोलेरा एस्टिबुलेरिया और बुलेनिया, ये सब शैवाल का यूज होता है। कोलेरेला नामक शैवाल का अंतरिक्ष यान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्लोरेला जो है इसी से तो प्रतिजैविक भी बनाया जाता है, और इसी शैवाल को क्या करते हैं ना, अंतरिक्ष यान के केबिन में उसको उगाकर अंतरिक्ष यात्री जो है प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अगला है फ्रेंड कवक। अब हम जानेंगे कवक के, क्योंकि हमने देखा अपुष्पोद्भिद जिसको क्रिप्टोगेम कहते हैं उसका 3 टाइप होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेटिडोफाइटा। ठीक है, मतलब सॉरी टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट होता है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब इसमें क्या है ना कि देखिए कवक जो होता है तो इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। कवक जो होता है वो पर्ण रहित होता है, संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। मतलब इसके कवन को हमने पढ़ा था कि कवक के विज्ञान को माइकोलॉजी और शैवाल के विज्ञान को फाइकोलॉजी। तो और कवक क्या होता है, पर्णहरित रहित होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, संकेंद्रीय होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, संकेंद्रीय होगा और संवहन उत्तक नहीं होगा। मशरूम जैसे कवक है, जो हम लोग मशरूम यूज करते हैं वो डेंटिज फंगी। ठीक है, और कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है,
और ये सन केंद्रीय होता है और संवहन उत्तक रहित होता है। देखिए तीनों चूँकि थैलोफाइटा का ही टाइप है शैवाल, कवक और जीवाणु, तो इसमें संवहन उत्तक नहीं होगा। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जो उसका संचित भोजन है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी का निर्माण करता है। ठीक है, जो ब्रेड हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा कवक होता है? तो सैक्रोमाइसेस। अभी भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ देगा कि डबल रोटी में जो है उसमें कौन सा होता है? तो सैक्रोमाइसेस। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। ठीक है, रस्ट एक कवक है और स्मट, इससे हानि होते हैं। पौधों में कवक द्वारा होने वाले निम्नलिखित रोग हैं। सरसों में क्या होता है ना, सफ़ेद रस्ट लग जाता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर। ठीक है, क्रूसीफेर सरसों को बोलते हैं। ऐसे ही लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का ढीला स्मट। ठीक है, जो रस्ट होता है तो वाइट रस्ट होता है, ये सरसों में लगता है। क्रूसीफेर बोलते हैं सरसों को। और गेहूं में क्या होता है? लूज स्मट लगता है, जो लूज स्मट ऑफ वीट बोलते हैं। गेहूं में क्या होता है? किट्टू रोग होता है। ठीक है, गेहूं में क्या होता है? यानी देखिए गेहूं में एक स्मट भी होता है और गेहूं में किट्टू रोग भी होता है, यानी रस्ट ऑफ वीट। लूज गेहूं में स्मट भी होता है और रस्ट भी होता है, तो रस्ट ऑफ वीट होता है जिसको किट्टू रोग बोलते हैं हिंदी में। और स्मट होता है जो लूज स्मट ऑफ वीट कहते हैं। आलू का अंगमारी यानी ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, अंगमारी एक डिजीज है, तो ये ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। गन्ने का लाल अपक्षय हो जाता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन में क्या होता है? रेड रॉट। मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट पूछ देता है कि गेहूं में कौन सा रोग होता है, तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। आलू में मस्सा रोग होता है, यानी वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। धान की भूरी अर्धचिति, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। आलू का पछेला अंगमारी, लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो। और प्रांकुरों की डैम्पिंग रोग। ठीक है, प्रांकुर जो सीडलिंग होते हैं ना, जो भी उसमें, तो उसमें डैम्पिंग हो जाता है। फिर से एक बार कर देखिए, जो कवक की कोशिका भित्ति होती किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। डबल रोटी में कौन सा कवक होता है? तो सैक्रोमाइसेस होता है। कवक पौधे गंभीर उत्पन्न करते हैं और सबसे ज़्यादा दो ही होता है, एक रस्ट होता है, स्मट होता है। ठीक है, तो गेहूं में जो है वो रस्ट भी होता है और स्मट भी होता है। वाइट रस्ट ऑफ वीट, मतलब वीट में रस्ट ऑफ वीट होता है। ठीक है, वाइट रस्ट ऑफ वीट तो इसमें होता है, सरसों में होता है। और लूज स्मट ऑफ वीट भी होता है और रस्ट ऑफ वीट भी होते हैं। रस्ट ऑफ वीट जो होता है वो किट्टू रोग भी बोलते हैं, लूज स्मट ऑफ वीट होता है। अगला है कि सरसों का जो सफ़ेद रोग है, यानी वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर। आलू का है अंगमारी रोग, यानी ब्लाइट ऑफ पोटैटो। गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, आलू में अंगमारी रोग होता है, यानी ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और गन्ने का लाल अपक्षय होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। मूंगफली का टिक्का डिजीज होता है, यानी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। और आलू में मस्सा रोग होता है, यानी वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो मूंगफली में पूछ देता है कि जो मूंगफली में कौन सा रोग होता है? तो टिक्का। और आलू का क्या होता है? मस्सा रोग, यानी वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। मूंगफली में टिक्का और मस्सा रोग जो होता है वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। धान की भूरी अर्धक्षति, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। और आलू का जो पछेला अंगमारी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और प्रांकुरों में डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग होता है। ठीक है, यानी मूंगफली का टिक्का रोग होता है, आलू का मस्सा रोग होता है, वॉट डिजीज। धान की भूरी अर्धपत्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट
और आलू का पछेला अंगमारी होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और प्रांकुरों का डैम्पिंग रोड यानी डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं, ठीक है। जो एक विष होता है वो एफ्ला, वो कवक से बनता है। अब देखिए कुछ जैसे रोग है ना, दम्मा, ठीक है, तो ये होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से। एथलीट फुट रोग होता है वो टीनिया पेडिस से होता है। दमा किससे होता है? एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स। एथलीट जो होता है वो टीनिया पेडिस। खाज से एकेरस स्केबिज, ठीक है, खाज में एस्केरिस स्केबिज, खाज में एकेरस स्केबिज। गंजापन जो होता है वो टीनिया केपेटिस, ठीक है, गंजापन होता है वो टीनिया केपेटिस। और एथलीट फुट टीनिया पेडिस, एथलीट फुट टीनिया पेडिस और गंजापन टीनिया केपेटिस। खाज में एकेरस स्केबिज और दाद में ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोस है, ठीक है, ट्राइकोफाइटान लेस्कोस है। दाद में क्या होता है? ट्राइकोफाइटान लेस्कोस है, ट्राइकोफाइटान। और गन्ने में जो होता है वो कॉलेट्रोटाइकम और अपक्षय रोग होता है फैलपेटिकम, ठीक है। तो ये सब कुछ रोग है। अगला है कि लाइकेन, ठीक है। जैसे कि लाइकेन क्या होता है ना, कवक और शैवाल दोनों से ये मिलकर बना होता है। यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी होता है, यानी सिम्बोटिक। अब देखिए सिम्बोटिक कैसे है ये समझ में आ जाएगा भी। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के संबंध को सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कवक और शैवाल साथ में रहते हैं, यदि दोनों अलग रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। क्या करता है कि जैसे कवक क्या करता है कि जल हुआ, खनिज है, लवण, ये सब ये लेके शैवाल को देते हैं। और शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, कवक के पास तो क्लोरोफिल होता नहीं है। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। इसको सब चीज़ मिल गया, अब खुद से तो ये ले नहीं सकता है। और बाकी इसके पास एक गुण है कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बना सकता है। तो भोजन जो बनाता है फिर कवक, तो दोनों का जीवन इस तरह से चलता रहता है। तो इस संबंध को सहजीवी संबंध करते हैं और इसको बोलते हैं हेलोटिज्म, ठीक है। एक वर्ड आया हेलोटिज्म, इसको। अगला है लाइकेन शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था तो ग्रीक के दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था और इन्हीं को वनस्पति विज्ञान का जनक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक देश इधर है, इटली है, नीचे में ग्रीक पड़ता है, यहीं का सिकंदर था। ग्रीस, ग्रीक। अब देखिए लाइकन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो लाइकनोलॉजी बोलते हैं। आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्ग में बांटते हैं। एक होता है क्रस्टोस, अगला होता है फोलियोज और तीसरा होता है फ्रूटिकोज। देखिए लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार का होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। जो ये प्रजनन करता है तो कायिक प्रजनन भी करता है, लैंगिक भी करता है और अलैंगिक भी करता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम प्रजनन के चैप्टर में कि कायिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन क्या है, अलैंगिक प्रजनन क्या है। यहाँ पे ये समझना है कि देखिए आकार और संरचना के आधार पर कि लाइकेन जो होता है उसको यदि हम देखते हैं तो ये 3 टाइप का होता है। एक होता है क्रस्टोस, दूसरा होता है फोलियोज और तीसरा होता है फ्रूटिकोज, ठीक है। क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज, क्रस्टोस, 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 फोलियोज, फ्रूटिकोज, ठीक है। इसका टाइप होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं और SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। जैसे कि SO2 के कारण ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो जहाँ पे लाइकेन, इट मीन्स कि वहाँ क्या है कि वायु प्रदूषण नहीं है, इसका ये सूचक है।
पेड़ों पर छाल उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, यदि पेड़ों की छाल पर उग जाते हैं तो उसके लिए एक अलग ही वर्ड दिया गया है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोल्स। तथा खाली चट्टान पर ऐसे लाइकन उग जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्सी कोल्स। ठीक है, सेक्सी कोल्स। और जो पेड़ पे होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। छाल पे उगेगा तो कॉर्टिकोल्स और चट्टान पे उगेगा तो सेक्सी कोल्स। लाइकन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, आर्चिलेक्नोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है। अब देखिए ये क्या होता है ना कि इससे ना रंग भी प्राप्ति होती है, और सबसे बड़ा इसका काम ये भी होता है ना कि ये मृदा निर्माण में क्या करता है? सहायक होता है। अब जैसे चट्टान पे उगता है तो चट्टान को ढीला करता है, टूटता है चट्टान, तो फिर चट्टान से मिट्टी बनेगी। नीला रंग प्रदान कौन करता है? तो आर्चिल लेक्नोरा। ठीक है, आर्चिल और लेक्नोरा, आर्चिल और लेक्नोरा। ठीक है, ये लाइकेन है जो नीला रंग प्राप्त किया जाता है। आर्चिल और लेक्नोरा, आर्चिल और लेक्नोरा। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो होता है रोसेला नामक लाइकेन से बनाया जाता है। ये भी जो लिटमस पेपर होता है ना, वो किससे बनाया जाता है? तो रोसेला नामक लाइकेन से। और नीला रंग प्राप्त किससे होता है? तो आर्चिल लेक्नोरा और आर्चिल लेक्नोरा। और जो लिटमस पत्र होता है वो किससे होता है? तो रोसेला होता है। ठीक है, लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनेलिया आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में होता है। पूछ देगा कि इत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लोबेरिया का, इर्वेनिया का, रेमेनीला का। लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनीला, लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनीला। ठीक है, लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनीला ये लाइकेन होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है इत्र बनाने में। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में की जाती है। ठीक है, मिर्गी का दवा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? परमेलिया सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस। असीनिया नामक अब देखिए असीनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असीनिया अम्ल बनता है। ठीक है, असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार के औषधि लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेनडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जापान के निवासी इंडोकॉर्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में किया जाता है। तो ये सब है कुछ डेटा जो पूछा जा सकता है, जैसे कि असीनिया नामक लाइकेन से प्रतिजीविक असैनिक अम्ल बनता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में कई प्रकार के औषधि लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि रेनडियर मॉस और क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेनडियर मॉस और क्लेडोनिया। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चूँकि ये चैप्टर बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जीवाणु से करेंगे।